हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th और 12th के ऊपर बेस्ड दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी इकोनॉमिक्स के लिए। यूपीटीजीटी, यूपीबीजीटी, जहां पर भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का जिक्र आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन याद आएगा, डेफिनेटली याद आने वाला है। शुरू करेंगे। आज की वीडियो हमारी लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर सीरीज की, वीडियो नंबर 10। क्वेश्चन करेंगे 181 से लेकर 200 तक। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 181 आ चुका है। इंडियन एग्रीकल्चर ensures employment for only 7 to 8 months and for the remaining period laborers remains unemployed, it is called dash। आपको बताना है कि इंडियन एग्रीकल्चर का एक बड़ा कॉमन फीचर है कि वर्कर्स को यहाँ पे काम 7 से 8 महीने के लिए मिलता है, ठीक है, और बाकी टाइम जो रहेगा हमारे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने वो समय वर्कर्स खाली रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? बहुत सोच समझ के आपको बताना है इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है। सोचिए और बताइए दोस्तों, क्या ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? नाम ही बता रहे हैं, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि जब तक सीजन है तब तक लोगों के पास काम है, जैसे सीजन गया काम भी गया। दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी? सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट करा जाता है। ऑयल नेचुरल है, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी नेचुरल है, हाइड्रोकार्बन नेचुरल है। तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा सेकेंडरी सोर्स है क्योंकि ये बने हैं कोल से या किसी भी हाइड्रो वाटर से, सनलाइट से, कहीं से भी बनी है, नेचुरली नहीं बनी है, तो हमने इसको क्रिएट करा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर यूज होने वाली स्ट्रेटजी नहीं है? बायोगैस का यूज होना, सोलर पावर का यूज होना, थर्मल पावर का यूज होना, हाइड्रो पावर का यूज होना। तो दोस्तों, थर्मल पावर को यूज मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर ही नहीं सकता क्योंकि थर्मल पावर का मीन्स होता है कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, जबकि बाकी सब हमारे सारे के सारे रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, अच्छी बात है, ये नॉन रिन्यूएबल है हमारा, इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज नहीं हो सकता। इसीलिए यही ऐसा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1980s to 1990s इंडिया हैज डबल डिजिट ऑफ ग्रोथ ऑफ 10.3%। ओके, डैश हैज डबल डिजिट ग्रोथ। इनमें से किसकी डबल डिजिट ग्रोथ थी इन 10 सालों में? इंडिया की तो ऑब्वियसली बात है, नहीं हो सकती यार, क्योंकि इंडिया में तो वो टाइम बहुत खराब चल रहा था, तभी हमें 91 में जो पॉलिसीज है हमारी एलपीजी पॉलिसीज वो लेनी पड़ी। तो कौन सी कंट्री है जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ चल रही थी लगभग 10.3% की? पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान ने 1985 में रिफॉर्म यूज करे थे, लाए थे, तो वो तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। 80s 90s के बीच में तो ये चाइना ही हो सकता है यार। चाइना ने क्योंकि रिफॉर्म अपने जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो चाइना ने डेफिनेटली फायदा उठाया होगा यार। 1978 के अराउंड उसके रिफॉर्म आ गए थे, तो चाइना को डेफिनेटली फायदा तो मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट? इनमें से कौन सा प्रॉफिट का पार्ट नहीं है? देखिए, प्रॉफिट के दोस्तों पार्ट 3 होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, रिटर्निंग होती है, रॉयल्टी अलग है, ठीक है, रॉयल्टी अलग चीज है। रॉयल्टी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और लास्ट में आता है प्रॉफिट। ये 4 चीजें आती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो रॉयल्टी अलग है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? ओके, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती नहीं है? टैक्सेस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, बढ़ती है। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जब लोग कम कंज्यूम करेंगे तो एक्सेस डिमांड होगी। नहीं यार, यहां पे ये गलती से लग रही है कि क्वेश्चन में इसी में पंगा है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होने की वजह से, कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती नहीं है, और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक एक्सेस डिमांड कैसे होगी? तो यही पंगेदार है क्वेश्चन में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी मेजर। ओके, सप्लाई ऑफ मनी इनमें से क्या है?
जो मेजर होती है 31 मार्च को, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, या ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मनी सप्लाई वो है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो, लेकिन मैं करूंगा पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर, उसको मनी सप्लाई कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा। कौन सी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है? रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट तो है, ठीक है। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज। देखो नॉन डेट क्रिएटिंग पूछे हैं, बोरोइंग जब भी करूंगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी का मतलब डेट क्रिएटिंग होगा। क्या हो गया? डेट क्रिएटिंग। बोरोइंग्स अगेन डेट क्रिएटिंग हो गया। रिकवरी ऑफ लोन मेरी नॉन डेट क्रिएटिंग है, क्यों है? रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है मैंने किसी को लोन दे रखा था, जब मैंने लोन दे रखा तो वो मेरा एसेट है, अगर वो लोन रिकवर हो जाता है, पैसा वापस आ जाता है, तो मेरे एसेट कम हो गए, इसलिए ये मेरी नॉन डेट क्रिएटिंग है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, इसलिए ऑप्शन 1 ही सही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास अदर थिंग रिमेन्स द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर द इफेक्ट ऑन नेशनल। ओके, फॉरेन की करेंसी होगी सस्ती, मतलब डॉलर गिर गया, फॉरेन की करेंसी होगी सस्ती, आपको बताना इंडिया की नेशनल इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर फॉरेन की करेंसी सस्ती हो गई तो फॉरेन वाले हमारे इंडिया से सामान खरीदेंगे कम, बल्कि हम उनके यहाँ से सामान ज्यादा खरीदेंगे, और हम उनके यहाँ से सामान ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा जाएगा बाहर। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं भाई, ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा लेकर आ रहा है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर शो करता है वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर, जीडीपी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, कुछ भी कर सकता है या कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारे जो लोग हैं वो किस किस सेक्टर में हैं और वो कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। इसलिए ए और बी दोनों हो सकता है इसका सही जवाब, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लूप होल ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लूप होल का मतलब एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पूछ लीजिए, नेगेटिव इंपैक्ट क्या नहीं था सीलिंग एक्ट का, आपको बताना है। क्वेश्चन 191 है ये, ठीक है। रजिस्टर लैंड टू द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव, शोइंग लैंड एज ग्रेजिंग लैंड, नो यूनिफॉर्म इन लेजिस्लेशन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो लूप होल नहीं है वो था ये कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन वगैरह दिखाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ कहने कहने की बात है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। 1991 के जो क्राइसिस हुए थे इनमें से कौन सा रीजन है उसका? एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा था, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ रहे थे, पीएसयू की परफॉर्मेंस बेकार थी। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस ना 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 शुरू के दो ही हैं भाई। एक्सटर्नल डेट फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा था और एसेंशियल गुड्स बढ़े, इन्फ्लेशन। ये हो गया हमारा एक तरह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा था और ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। ये दोनों ही रीजन थे, क्या बहुत रीजन थे इसकी तरह, जिसकी वजह से हमें 1991 की पॉलिसी लेनी पड़ी, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द डेटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी का डेटा मतलब गरीबी का डेटा इनमें से कौन लेकर आता पब्लिक के सामने? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, या एनएसएसओ। तो दोस्तों सही इंसान है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका सही जवाब, ध्यान रख के चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओके, क्या ये वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज है, सीजनल है, या अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल? यार साइक्लिक वाला जो सही है ना वो यही है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी के 4 फेजेस होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है डिप्रेशन, ठीक है, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी, और फिर आता है बूम, ठीक है। सो इकोनॉमी जब डिप्रेशन में होती है तो हल्के हल्के रिसेशन की तरफ जाती है, फिर हल्के हल्के रिकवर करती है और अल्टीमेटली हम कहाँ जाते हैं? बूम में। तो इस समय में जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होता है उसको हम लोग कह के चलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पहले थी कमांड इकोनॉमी, अब वहां पर आ गया डेमोक्रेटिक सिस्टम? क्या बात है। तो पहले था क्या? पहले था वहां पर कमांड इकोनॉमी और अब है वहां पर क्या? डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी आ गई। तो इनमें जो रीसेंट कंट्री शिफ्ट हुई है, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान,
चाइना। देखो इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, रशिया नहीं है, ये है चाइना, क्योंकि चाइना में पहले थी सारी की सारी सरकार, किंग रूल था। अब जाके वो थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी पर आई है, लेकिन अभी भी सिंगल पार्टी रूल है वहां पर, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, डैश कोस्ट कैनाल वाज अबंडेंट अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द फेल इन द कॉम्पिटिशन विद रेलवेज। ओके, कौन सी ऐसी कैनाल थी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर फेल हो गई थी रेलवे की होने की वजह से, ठीक है, कंपटीशन था उसको रेलवे के से बहुत ज्यादा, इसलिए वो कैनाल चल नहीं पाई ढंग से। कौन सी थी वो? तो वो थी दोस्तों गुजरात कोस्ट कैनाल। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, एनसीईआरटी में इसका जिक्र करा गया है, पढ़ लेंगे एक बार इसको। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सीआरआर विल लीड टू, ओके, अगर सीआरआर बढ़ता है, कैश रिजर्व रेशो बढ़ता है, तो क्या होगा? एग्री डिमांड बढ़ जाएगी, चेंज नहीं आएगा, गिर जाएगी, क्या होगा? तो दोस्तों अगर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाता है तो इकोनॉमी के फ्लो में मनी कम से कम आएगी। अगर मनी कम से कम आएगी तो इससे एग्रीगेट डिमांड को एक धक्का पहुंचेगा और एग्रीगेट डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी, या लोग उतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जितना पहले वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा कहां चला गया? बैंकों के पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन सेम है दोस्तों, पता ही आप लोगों को आंसर गुजरात है इसका, आप लोग ऑलरेडी इसको जान चुके हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर। सब्सिडी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड करने के इनमें से कौन सा यहां पर डिफेक्ट है, आपको बताना है, सोच समझ के बताना है दोस्तों। It was benefiting fertilizer industry, it was benefiting this section. Subsidies do not allow prices to indicate supply of good. तो डिफेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो दोस्तों सोच समझ के इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए मुझे, इसका कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने आप लोग के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन चाइना में कब आए थे? आपको पता है ऑलरेडी, ये आए थे हमारे 64 में, 66 में, 68 में या 70 में। सोच समझ के, बहुत सोच समझ के जवाब देंगे इसका, कब आए थे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन चाइना में? सोचिए और बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1966। ध्यान रख के चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है और बहुत अच्छे से सीखा है इन सारे क्वेश्चन से। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटी के एग्जाम में और सारे रिलेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे आपकी। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लास के साथ, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।